चल रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे। ये आरपीएससी हिंदी पेपर 1993 है स्लेट का। उस समय किस तरह से पेपर आया था उसके बारे में आज हम जानकारी करते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर बुक्स कहीं से प्राप्त की है। ये मुझे कॉलेज में लाइब्रेरी के अंतर्गत मिल गई थी। मैंने सोचा आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर देती हूँ इस बुक में से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है। तो आपको पश्चिमी हिंदी की बोली बतानी है। तो आपको पता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसकी होती है, ये तो पूर्वी हिंदी की होती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC सबको याद रहता है। तो फिर कौन सी बची, बुंदेली बची। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी हो जाएगी, बुंदेली। कई क्वेश्चंस के आंसर माइंड सेट से भी निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि से हुआ है, सुमेरी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है या सामी लिपि से हुआ है। सबको पता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मारवाड़ी किस क्षेत्र की बोली है। इसका आंसर भी सभी लोग जानते हैं कि मारवाड़ी किस क्षेत्र की बोली है। मारवाड़ी जगपुर की है, मेवाड़ की है, भरतपुर की है या जोधपुर की है। तो जोधपुर किस साइड में पड़ता है, पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। तो मारवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र की हो गई, जोधपुर की हो गई। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जोधपुर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 4 क्या है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बाबू श्याम सुंदर दास ने किस संस्था का गठन किया था। मतलब इसमें पूछा क्या गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो बाबू श्याम सुंदर दास थे उन्होंने किस संस्था का गठन किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का किया था, नागरी पहचाननी सभा का किया था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का किया था या हिंदी विद्यापीठ का किया था। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बाबू श्याम सुंदर दास ने नागरी पहचाननी सभा का क्या किया था, गठन किया था। कौन सी सभा का गठन किया था, श्याम सुंदर दास ने नागरी पहचाननी सभा का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। ये भी सबको पता है कि हिंदी साहित्य का जो उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है। तो वो रामचंद्र शुक्ल का फेमस है, नंद दुलारी वाजपेयी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं या जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्रिएशन लिखा हुआ आ जाता है। तो ये क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, वो उसका आंसर आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या आ जाएगा, रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर आ जाएगा। और ग्रियर्सन के इतिहास का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। किस भाषा में रचित था, ये अंग्रेजी भाषा में रचित था। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा। आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको आदिकाल किसने कहा था। मिश्र बंधुओं ने कहा था, रामकुमार वर्मा ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नामकरण किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया था, आदिकाल नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है। जो विद्यापति की पदावली है उसमें किस रस की प्रधानता है, दिव्य श्रृंगार की है, शांत की है, वीर रस की है, वात्सल्य रस की है। तो ऑप्शन से हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि पदावली में शांत रस है नहीं,
बी रस है नहीं, बात्सल्य रस नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या बचा, दिव्य श्रृंगार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिव्य श्रृंगार की क्या है, प्रधानता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस कवि ने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत काव्य की रचना की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कवि है जिसने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत काव्य की रचना की थी। परशुराम देव है, हित हरिवंश है, स्वामी हरिदास है या गदाधर भट्ट है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, परशुराम देव। किसने की थी, परशुराम देव ने की थी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत काव्य की रचना। अगला क्वेश्चन देखो 9, निर्गुण धारा के ऐसे संत कवि का नाम बताइए जिनको संप्रदाय प्रवर्तक भी माना गया है। निर्गुण धारा के ऐसे संत कवि का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिनको संप्रदाय प्रवर्तक भी माना गया था। नाभादास थे, नागरी दास थे, चिंतामणि थे या दादू दयाल थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दादू दयाल थे। कौन थे, दादू दयाल थे। अगला क्वेश्चन देखो 10, निर्गुण संत काव्य में प्रमुख कौन सी प्रवृत्ति मिलती है। आपको निर्गुण संत काव्य मिलता है भक्ति काल में, इसके अलावा सूफी काव्य मिलता है, कृष्ण काव्य मिलता है और राम काव्य मिलता है। इन चारों की आपको प्रवृत्तियां स्पष्ट से मालूम होनी चाहिए कि निर्गुण काव्य की क्या प्रवृत्तियां होती हैं, सगुण काव्य की क्या प्रवृत्तियां होती है और निर्गुण संत काव्य की क्या होती हैं और सूफी काव्य की, क्योंकि एग्जाम में इन प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो निर्गुण संत काव्य में प्रमुख कौन सी प्रवृत्ति मिलती है, धार्मिक रूढ़ियों का खंडन। ये वीडियो नहीं है, ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें आएगा धार्मिक रूढ़ियों का खंडन मिलता है हमको निर्गुण संत काव्य में। ये चीज तो वास्तव में ही मिलती है कि मूर्ति पूजा मिलती है, कि बहुदेव उपासना मिलती है, कि आराध्य के प्रति विश्वास मिलता है। प्रमुख प्रवृत्ति पूछी गई है तो कौन सी हो जाएगी, धार्मिक रूढ़ियों का खंडन हमको किसमें मिलता है, निर्गुण संत काव्य में मिलता है, जो कि कबीरदास है। कबीरदास का आपने साखी पढ़ रखी होंगी, पाथर पूजे हरि मिले तो सब पूजे, तो हर कोई पूजे, इससे तो चाकी भाली पीस खाए संसार। तो वो चक्की को अच्छा बताते हैं, यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो हर कोई पत्थर की पूजा करने लग जाता। इससे बढ़िया तो क्या है, चक्की है, जो कि क्या करती है, संसार के काम आती है। उसके द्वारा अनाज को पीस कर लोग क्या करते हैं, खाने के काम में लेते हैं। पाथर पूजे हरि मिले, तो हर कोई पूजने लग जाए तो वो किसको महत्व देते हैं, चक्की को महत्व देते हैं। तो वो क्या करते हैं, धार्मिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं। लेकिन ये धार्मिक रूढ़ियां जो होती हैं अपने समाज से निकलती नहीं है, अब भी कई लोग इन पर विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पद्मावत का महत्व मुख्यतः किस कारण से है। जो पद्मावत है उसका महत्व प्रमुखतः किस कारण से है, मसनवी शैली के कारण है, अलौकिकता के कारण है, निहित रूपक तत्व के कारण है या प्रेम कथा के कारण है। जो पद्मावत का महत्व है वो किसके कारण है, वो निहित रूपक तत्व के कारण है, क्योंकि पद्मावत के अंतर्गत रत्नसेन को प्रतीक माना गया है, पद्मावती को प्रतीक माना गया है, सिंहल द्वीप को प्रतीक माना गया है। तो उसमें हमको क्या दिखाई देती है, प्रतीक योजना भी दिखाई देती है, इसलिए उसमें क्या आ जाएगा, निहित रूपक तत्व के कारण क्या है, पद्मावत का महत्व है। पद्मावत का महत्व मुख्यतः किस कारण हो गया, निहित रूपक तत्व के कारण हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अष्टछाप का कवि कौन सा है। आपसे कौन सा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, अष्टछाप का कवि। सबसे पहले तो देखो अष्टछाप में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अष्टछाप का जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो तो पहला देखो मैं बताती हूँ, ये बनेगा कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखनी है 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है अष्टछाप में कितने कवियों को शामिल किया गया है। कितने कवियों को शामिल किया गया, 8 कवियों को शामिल किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बनता है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, विट्ठल नाथ ने की थी। चौथा क्वेश्चन बनता है कि बल्लवाचार्य के 4 शिष्यों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन बनता है विट्ठल नाथ के 4 शिष्यों के नाम बताइए। और फिर छठा क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर पूछ लेते हैं कि विट्ठल नाथ के शिष्य कौन से नहीं है। और फिर सातवां क्वेश्चन पूछ लेते हैं बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से नहीं है। तो इस अष्टछाप क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको अच्छी तरह से
याद करना है। तो इसमें अष्टछाप का कवि कौन सा है? देखो अग्रदास है नहीं, सूरदास, मदन मोहन भी नहीं है, ध्रुवदास भी नहीं है, कौन हो गए? परमानंद दास कौन हो गए? अष्टछाप के क्या हो गए? कवि हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से तुलसी की कृति कौन सी है? आपसे तुलसी की कृति पूछी जा रही है कि तुलसी की कृति कौन सी है। कवि प्रिया है, कवि वचन सुधा है, कवित रत्नाकर है, ये रत्नाकर है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या है? कवित रत्नाकर है, या वैराग्य संदीपनी है। तो तुलसीदास की जो कृति है वो कौन सी हो जाएगी? वैराग्य संदीपनी हो जाएगी। कवि वचन सुधा क्या थी? पत्रिका थी, और कौन से युग में प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। और कवि प्रिया क्या थी? ये कृति है केशव दास की। और कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति की है। तो इस तरह से तुलसी की कृति कौन सी हो गई? वैराग्य संदीपनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रीति मुक्त काव्य धारा में किसे प्रमुखता मिली है? हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? आपको देखो रीति काल के अंतर्गत क्या क्या पता होना चाहिए। रीति काल की 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। देखो रीति काल हो गया, रीति काल की कितनी धाराएं पढ़ते हैं हम? 3 धाराएं पढ़ते हैं, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति मुक्त। रीति बद्ध के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? रीति सिद्ध में कौन से कवि आते हैं? रीति मुक्त में कौन कौन से कवि आते हैं? फिर रीति बद्ध की क्या विशेषताएं होती हैं, रीति सिद्ध की क्या विशेषताएं होती हैं और रीति मुक्त की क्या विशेषताएं होती हैं, और प्रमुख कवियों के क्या क्या नाम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, रीति मुक्त काव्य धारा में किसी प्रमुखता मिली है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? आलम है, घनानंद है, बोधा है। इनके काव्य में हम क्या देखते हैं? श्रृंगार रस चित्रण देखते हैं। तो आचार्यत्व को तो मिली नहीं, क्योंकि इसमें तो रीतिबद्ध काव्य को मिली है। दरबारी संस्कृति रीति काल में दिखाई देती है हमको, भक्ति भावना हमको नहीं दिखाई देती है। बहुत कम बिहारी के दोहों में भक्ति भावना आई है, लेकिन बहुत कम आई है। तो किसे प्रमुखता मिली है? रीति मुक्त काव्य में श्रृंगार रस चित्रण को क्या मिली है? प्रमुखता मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, पद्माकर कृत पद्माभरण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? पद्माकर कृत पद्माभरण का प्रमुख विषय क्या है? राज प्रशस्ति है, रस निरूपण है, नीति प्रतिपादन है, या अलंकार निरूपण है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अलंकार निरूपण है। क्या है इसका आंसर? अलंकार निरूपण है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 16, मध्यकाल में किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की थी? जो मध्यकाल था उसमें किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की थी? सबको पता है, रहीम जायसी, रसखान या मंजन। रसखान कौन थे? मुसलमान थे, और उन्होंने ही कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रसखान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां 19वीं शताब्दी की साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आपसे पूछा जा रहा है जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी जो 7 दिन में प्रकाशित होती थी? हिंदुस्तान थी, उदंड मार्तंड थी, बिहार बंधु थी, या वृत्तांत बिलास थी? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये मार्तंड इस तरह से लिखता है, लिखा जाता है, थोड़ी क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये कौन सी थी साप्ताहिक पत्रिका? कौन सी थी? उदंड मार्तंड थी 19वीं शताब्दी की साप्ताहिक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है जिसने कविता, नाटक और निबंध तीनों की रचना की थी? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? मंडल का लेखक पूछा जा रहा है जिसने कविता भी की थी, नाटक भी की थी, नाटक भी लिखे थे और निबंध तीनों की रचना की थी। लक्ष्मण सिंह थे, जगमोहन सिंह थे, नवनीत चतुर्वेदी थे, या प्रताप नारायण मिश्र थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ये जो सारे क्वेश्चन है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में से लिए गए हैं। इसमें आदिकाल भी आ रहा है, भक्ति काल भी आ रहा है, रीति काल भी आ रहा है और आधुनिक काल भी आ रहा है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन करना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूरे घूम फिर के वो ही आते रहते हैं प्रीवियस ईयर। और ये मेरे पास बहुत पुराना सेट लाइब्रेरी से मुझको
मुझको प्राप्त हो गया इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, नहीं तो इतना पुराना सेट मिलता भी नहीं है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, प्रकृति चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण है, सौंदर्यमयी आत्मानुभूति है या अलौकिक की महत्ता है। छायावाद की आपसे क्या पूछी जा रही है? प्रमुख विशेषता पूछी जा रही है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? देखो, प्रकृति चित्रण मिलता है, हम ये नहीं कह सकते नहीं मिलता है, प्रकृति का मानवीकरण भी है, सौंदर्यमयी आत्मानुभूति भी है, अलौकिक की महत्ता। तो प्रमुख विशेषता आपसे पूछी जा रही है, तो प्रमुख विशेषता में क्या जाएगा? सौंदर्यमयी आत्मानुभूति। आपको याद रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? सौंदर्यमयी आत्मानुभूति इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे कथन सत्य पूछा जा रहा है। सरस्वती का प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ था, ये तो गलत हो गया क्योंकि सरस्वती तो द्विवेदी युग की पत्रिका थी। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सत्य है, तो ये तो हो गया ऑप्शन हमारा गलत। कवि वचन सुधा द्विवेदी युग की पत्रिका है, ये भी गलत है। कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारत भारती द्विवेदी युग की राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रमुख कृति है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत भारती द्विवेदी युग की राष्ट्रीय काव्यधारा की क्या है? प्रमुख कृति है। सरस्वती के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे। कौन थे? सरस्वती के, जिनके नाम से क्या है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से पड़ा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। तो सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो कि 1903 में बने थे। तो तीनों ये गलत हो गए, तो कौन सा सही है? भारत भारती द्विवेदी युग की राष्ट्रीय काव्यधारा की क्या है? प्रमुख कृति है। तो हमको ऑप्शन के अनुसार हम सही गलत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सरस्वती का प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ था, कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका थी, और सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो कौन सा सही हो गया? भारत भारती द्विवेदी युग की राष्ट्रीय काव्यधारा की क्या है? प्रमुख कृति है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निराला की वह रचना जिसमें मानवीय संवेदना का कारुणिक रूप व्यंजित हुआ है। ये देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में लगी है, यानी सेकंड ग्रेड में लगी है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। जिसमें मानवीय संवेदना का कारुणिक रूप व्यंजित हुआ है, वो कौन सी रचना है निराला की? जागो फिर एक बार है, तुलसीदास है, सरोज स्मृति है या राम की शक्ति पूजा है? तो वो कौन सी रचना है? राम की शक्ति पूजा है, जिसमें क्या बताया गया है? मानवीय संवेदना का कारुणिक रूप क्या हुआ है? व्यंजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? प्रगतिवादी काव्य है, उसकी प्रमुख प्रवृत्ति आपको बतानी है क्या है? मार्क्सवाद की व्याख्या करना। मार्क्सवाद प्रगतिवाद में हमको देखने को मिलता है। नग्न यथार्थवाद, यथार्थवाद भी देखने को मिलता है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये भी मिलती है, और मोहभंग। तो जो प्रमुख प्रवृत्ति आ जाएगा, देखो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन प्रमुख प्रवृत्ति है यदि आपसे पूछा जाए तो शोषितों के प्रति हमको सहानुभूति दिखाई देती है। किसमें? प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? नरेंद्र शर्मा है, मुक्तिबोध है, बच्चन सिंह है, प्रभाकर माचवे है। तो नई कविता के जो महत्वपूर्ण कवि आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? मुक्तिबोध आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? मुक्तिबोध आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रयोग पर बल किसने दिया था? जब हिंदी गद्य का उद्भव काल था तो उसमें संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रयोग पर बल किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, भारतेंदु ने दिया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने दिया था, या राजा प्रसाद सिंह ने दिया था? तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो लक्ष्मण सिंह आ जाएगा, क्योंकि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी पर बल किसने दिया था? लक्ष्मण सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली गद्य की भाषा के परिमार्जन में किसका योगदान प्रमुख है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में पूछा जा रहा है आपसे, और खड़ी बोली गद्य की भाषा के परिमार्जन में, खड़ी बोली गद्य की भाषा के परिमार्जन में किसका योगदान था? शांति प्रिय द्विवेदी का था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, कि हरिहर निवास का था? तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के परिमार्जन पर क्या किया था? काम किया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सिलेबस में ज्यादातर लगा रहता है? बाणभट्ट की आत्मकथा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, किस उपन्यास की रचना प्रेमचंद पूर्व काल में हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपन्यास है जिसकी रचना प्रेमचंद पूर्व काल में हुई थी। तो देखो, प्रेमचंद काल में सेवा सदन हुआ था, कंकाल हुआ था, भिखारणी, इन तीनों की रचना तो प्रेमचंद काल में हुई थी। लेकिन प्रेमचंद से पूर्व जो काल था उसमें किसकी रचना हुई थी, परीक्षा गुरु की रचना हुई थी। और ये किसने लिखा था, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा रचित है ये परीक्षा गुरु, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परीक्षा गुरु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति का क्या नाम है। जो भगवती चरण वर्मा थे उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति का क्या नाम है। चित्रलेखा है, चित्ररेखा है। देखो ऑप्शन कितने मतलब नजदीक के लिए, चित्रलेखा, चित्ररेखा और चित्रपर्ण और चित्राधार। चित्राधार तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है चित्राधार। तो चित्रपर्ण किसकी है और चित्ररेखा किसकी है और चित्रलेखा किसकी है। तो ये भगवती चरण वर्मा की कौन सी हो गई, चित्रलेखा। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, चित्रलेखा। यदि मुझ पर कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में सूचना दे दिया करो, जिससे मैं अपनी गलती को सुधार लिया करूँगी। और उनके क्या है, ऑथेंटिक प्रूफ भी मैं किताबों में देख लिया करूँगी कि वास्तव में गलती हुई है या नहीं हुई। यदि हो जाए तो सूचना देना आपका फर्ज है, जिससे और स्टूडेंट का भी गलत नहीं हो। तो भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति का नाम क्या हो गया, चित्रलेखा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ऐतिहासिक कहानियों में किसे प्रसिद्धि प्राप्त है। ये तो सबको पता होगा, ऐतिहासिक उपन्यासकार किसे कहते हैं और किसे प्रसिद्धि प्राप्त है। भारतेंदु को प्राप्त है कि प्रेमचंद को प्राप्त है कि जयशंकर प्रसाद को प्राप्त है कि निराला को प्राप्त है। तो ऐतिहासिक कहानियों में किसे प्रसिद्धि प्राप्त है, तो वो जयशंकर प्रसाद को क्या है, प्रसिद्धि प्राप्त है। तो आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपको करा दिए 28 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ये जो पेपर है इसमें 45 क्वेश्चन है और मैंने आपको 28 करा दिए। कल की वीडियो में शेष क्वेश्चन करा दूंगी इस पेपर के। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू गाइस।